नमस्कार दोस्तों, मैं रामकिशन चिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का भविष्य डिवीज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन के अंदर हम आरपीएससी द्वारा आयोजित ग्रेड सेकंड संस्कृत शिक्षा विभाग ग्रुप बी के जीके के पेपर के आंसर की देखने वाले हैं। दोस्तों, ये पेपर 12 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ था। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है। दोस्तों, प्रतिहारों की 26 शाखाएं जो है उनमें से सबसे प्राचीन शाखा हमसे पूछी गई, तो सबसे प्राचीन शाखा जो है वो मंडोर शाखा सबसे प्राचीन शाखा है। दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो मोहनोत नैन्सी जो है मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार का दरबारी कोई मोहनोत नैन्सी, जो उस मोहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कुल 26 शाखाओं का उल्लेख किए। दोस्तों, इनमें से प्रमुख शाखाओं की बात करें तो एक शाखा मंडोर शाखा थी। मंडोर शाखा के संस्थापक जो था हरिश्चंद्र था। मंडोर शाखा के संस्थापक हरिश्चंद्र था। और बीनवाल शाखा का संस्थापक जो था वो नागभट्ट प्रथम था। दोस्तों, आरपीएससी और अध्ययन चयन बोर्ड के द्वारा काफ़ी बार ये दोनों प्रश्न जो है अलग अलग प्रश्न मंडोर शाखा के संस्थापक और बीनवाल शाखा के संस्थापक जब पूछे गए, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन 26 शाखाओं की बात करें, 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन जो थी शाखा वो मंडोर शाखा थी। प्रतिहारों का प्रथम के अंदर मंडोर ही था। दोस्तों, मंडोर जोधपुर के अंदर है। इसके बाद ये यहाँ से बीनमाल, उज्जैन और कन्नौज जो यानी 26 शाखाएं कुल है, उनमें से 25 जगह ये बाद में मंडोर से ही बाद में गए थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अच्छा जी, एक बात ये भी देख लीजिए, गुर्जर प्रतिहारों की शाखा वंश जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष जो है हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हरिश्चंद्र को रोहिल सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों, आहड़ के उत्खनन का कार्य 1953 ईस्वी के अंदर अगर आपसे पूछे तो ये अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में दोस्तों हुआ था। ध्यान दीजिएगा, आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर आयर नदी के किनारे, इसको प्राचीन नाम देखें तो ताम्रवती या ताम्रवटी नगरी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर दुर्ग के नाम से जाना गया। वर्तमान में इसे धूलकोट भी कहा जाता है। दोस्तों, और इसकी खोज जो है अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 ईस्वी के अंदर की गई। दोस्तों, आहड़ सभ्यता का उत्खनन का कार्य जो है सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था, या यूं के अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था। इसके पश्चात रतन चंद्र अग्रवाल, एच डी सांकलिया के निर्देशन के अंदर भी आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य जो है वो उत्खनन कार्य दोस्तों किया गया था। यदि हम आहड़ सभ्यता की विशेषताएं देखें तो यह सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी और यहाँ के निवासी भवन निर्माण के दौरान नींव में पत्थर डालकर भवनों का निर्माण करते थे। नींव जो थी, नींव मकान की, उसमें पत्थर डाले जाते थे। खास बात यह सभ्यता आहड़ सभ्यता लाल काले मर्दभांड वाली सभ्यता है। दोस्तों, पूछा गया था ग्रेड सेकंड ग्रुप डी के पेपर के अंदर कि लाल काले मर्दभांड वाली सभ्यता आहड़ सभ्यता है। दोस्तों, आहड़ सभ्यता में अनाज भंडार के बड़े बड़े मर्दभांड मिले जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता है। ध्यान रखिए, अनाज रखने के बड़े मर्दभांड जो आहड़ से मिले उन्हें गोरे या कोट कहा जाता था। और मर्दभांड पकाने की उल्टी तपाई विधि का प्रयोग जो था वो यहाँ पर किया गया था। खास बात ये भी है कि आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान कहा जाता है, महासतियों का टीला भी कहा जाता है और बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न अभी सीईटी के अंदर पूछा गया था, किस सभ्यता को बनास संस्कृति कहा जाता है, तो आहड़ को कहा जाता है। हम देख चुके हैं ग्रामीण संस्कृति थी। और अन्य केंद्रों की बात करें आहड़ सभ्यता के तो गिलुंड, बालाथल, ओजियाना, रोजड़ी ये अन्य केंद्र है। काफ़ी बार प्रश्न जो है ये कौन सा केंद्र है और कौन सा नहीं, ऐसे पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिए, गिलुंड, बालाथल, ओजियाना और रोजड़ी इसके अन्य केंद्र है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 काफी अच्छा प्रश्न है। अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों, अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी जो थी दोस्तों वो सांबर थी। ध्यान दीजिएगा, अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी सांबर थी। दोस्तों, अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक जो था वासुदेव चौहान था और वासुदेव चौहान ने सांबर को राजधानी बनाया था। इसके बाद अजय राज एक राजा हुआ था, अजय राज ने अजमेर को राजधानी बनाया था। दोस्तों, अजय राज ने 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर नगर बसाया था और अजमेर को राजधानी बनाया था। अजमेर की यदि हम बात करें तो अजमेर को राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, मध्यवर्ती संभाग के नाम से जाना जाता है। अजमेर का वाहन कोड संख्या जो है, अजमेर का वाहन कोड संख्या RG01 है। दोस्तों,
अजमेर एक ऐसा संभाग है जो अन्य सभी संभागों की सीमा को टच करता है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग भी अजमेर संभाग है। और खास बात यह कि सर्वाधिक फेल्स पार्ट जो है वो अजमेर के अंदर ही पाया जाता है। आरपीसी के अंदर 2 बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक फेल्स पार्ट कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक फेल्स पार्ट जो है अजमेर के अंदर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? ऑप्शन है राठौड़ वंश, कछवाहा वंश, सोनगरा चौहान वंश और गुहिल वंश। दोस्तों इसका राइट आंसर है सोनगरा चौहान वंश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जालोर में सोनगरा चौहानों का शासन था और जालोर के सोनगरा वंश का संस्थापक जो था कीर्तिपाल चौहान था। कीर्तिपाल चौहान जिसे कीतू एक अच्छा राजा भी कहा जाता है, वो कीर्तिपाल चौहान जालोर के सोनगरा चौहानों का संस्थापक था। जालोर में सोनगरा चौहानों का शासन था दोस्तों। और 1305 ईस्वी में जालोर का शासक जो था कानड़देव चौहान था। दोस्तों ग्रेड सेकंड 2011 के पेपर के अंदर सीधा पूछा गया प्रश्न कि कानड़देव कौन था, तो कानड़देव जालोर का शासक था दोस्तों, जालोर का चौहान शासक था। 1310-11 ईस्वी के अंदर सुवर्णगिरी यानी जालोर का साका हुआ था। आक्रमणकारी जो था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था और इस समय कानड़देव और उसका पुत्र वीरमदेव चौहान जो थे मारे गए थे। और दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम जो था जलालाबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों जालोर दुर्ग में मस्जिद का निर्माण भी करवाया और उस मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और खास बात ये सीईटी के अंदर भी पूछा भी गया था कि जालोर दुर्ग के विषय में कहा जाता है कि आज तक इस दुर्ग में इसके प्रवेश द्वार से प्रवेश करके इसे कोई भी नहीं जीत पाया। तो 1310-11 ईस्वी के जालोर के साके के बाद दोस्तों जालोर के अंदर सोनगरा चौहान वंश का अंत कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर आक्रमण का कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का विवाह प्रस्ताव जो था वो वीरमदेव चौहान के द्वारा ठुकरा देना तात्कालिक कारण था दोस्तों जालोर दुर्ग पर, या यूं कहें जालोर के सोनगरा चौहानों पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का तात्कालिक कारण था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मोतीलाल तेजावत रिकस्तान ठिकाने के कामदार थे। मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने के कामदार थे? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत जो है, मोतीलाल तेजावत जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र लिखा था। मोतीलाल तेजावत जिन्हें बाऊजी के नाम से जाना जाता है, मोतीलाल तेजावत जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ये मोतीलाल तेजावत जो थे दोस्तों जाडोल ठिकाने के कामदार थे। ध्यान दीजिए, मोतीलाल तेजावत की यदि हम बात करें तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत का जन्म जो है 1886 ईस्वी को तत्कालीन उदयपुर यानी मेवाड़ राज्य के जाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोल्यारी गांव में एक ओसवाल जैन परिवार के अंदर हुआ था। दोस्तों काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हो चुके हैं कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोल्यारी गांव के अंदर हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर पूछा गया, सीईटी एग्जाम के अंदर पूछा गया कोल्यारी गांव जो है। तो इनका जन्म जो है उदयपुर यानी मेवाड़ राज्य के जाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोल्यारी गांव में ओसवाल जैन परिवार के अंतर्गत हुआ था। दोस्तों एक ही आंदोलन के प्रणेता थे मोतीलाल तेजावत, और मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत जो थी मातृकुंडिया रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ से की थी। दोस्तों ध्यान दीजिए, मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के दुख दर्द एवं कष्टों का व्यवस्थित ब्यौरा लिखते हुए एवं उनको दूर करने के लिए 21 सूत्री मांग पत्र जो था मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया। और उस 21 सूत्री मांग पत्र को कहा जाता है दोस्तों मेवाड़ पुकार। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया मेवाड़ पुकार क्या है, तो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया 21 सूत्री मांग पत्र जो था उसी 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के जाडोल ठिकाने के कोल्यारी गांव में ओसवाल जैन परिवार के अंदर जन्मे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम के अंदर अब तक रिपीट हो चुका है। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6 देखिए। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया? दोस्तों राइट आंसर है मॉक मैनसन या यूं कहें मैक मैनसन। आप में से शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको ये प्रश्न न आ रहा हो। काफ़ी इजी प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट होता है ये प्रश्न जो है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एजीजी के अधीन कई पॉलिटिकल एजेंट होते थे। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका पद जो है 1832 ईस्वी के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सर्जित किया गया। उस एजीजी के अधीन कई पॉलिटिकल एजेंट यानी राजनीतिक सलाहकार होते थे और उन पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता था। यदि हम कुछ रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें दोस्तों तो ध्यान देंगे, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था मॉक मैनसन था
और 1857 की क्रांति में प्रथम पॉलिटिकल एजेंट जिसकी हत्या हुई थी वो मॉक मैनसन ही था दोस्तों। और मॉक मैनसन के सिर को काट करके क्रांतिकारियों ने आउवा के किले के दरवाजे पर लटकाया था। और मॉक मैनसन की मृत्यु के बाद मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था दोस्तों, वो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया, निक्सन को बनाया गया था दोस्तों। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट जो था मेजर सावर्स था। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन था। कोटा में बर्टन था। भरतपुर में मॉरिसन था। और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जो था दोस्तों वो जेडी हॉल था। इनमें से कोई एक पॉलिटिकल एजेंट जो एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर पूछा जाता है, आप अच्छे से याद कर लें। खास करके दो पॉलिटिकल एजेंट जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, नंबर 1 मारवाड़ और नंबर 2 जो है वो आपका भरतपुर क्या ये नंबर 2 जो है सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट ज़्यादा पूछा गया है। और हालांकि यहाँ ऐसे तो कोटा का भी पूछा जाता है। वैसे आप सब कुछ सारे याद कर ले, मिलान करो भी आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान का इनाम जो था बाद में बदल करके तरुण राजस्थान किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1921-22 में, एक सन कहूँ तो 1922 में अजमेर से विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जो था वो नवीन राजस्थान था। बाद में इसका नाम तरुण राजस्थान रखा गया था। ध्यान से सुनिएगा, नवीन राजस्थान ने बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन तथा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन यानी एके आंदोलन जो था उसका समर्थन किया था। और 1923 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में जैसे प्रतिबंध लगा तो इसका नाम कर दिया गया तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगने के बाद यह तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित होने लगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। तो दोस्तों आमेर का शासक जो था मिर्जा राजा मान सिंह था, ये जिसको 7 हजार की मनसबदारी प्राप्त थी। दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह का शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक था। और इसका जन्म जो था दिसंबर 1550 ईस्वी के अंदर मोमजाबाद के अंदर हुआ था। खास बात यह कि मिर्जा राजा मान सिंह ने 52 वर्षों तक 2 मुगल राजाओं अकबर और जहांगीर की सेवा की थी और 24 वर्षों तक शासन किया था मिर्जा राजा मान सिंह या यूं के मान सिंह प्रथम ने। मिर्जा राजा मान सिंह को मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि जो थी वो अकबर ने दी थी और अकबर के 9 रत्नों में शामिल था ये। खास बात यह है कि आमेर के राजा में सर्वाधिक प्रतापी और साहसी राजा जो था मिर्जा राजा मान सिंह ही था। दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह को अकबर के दरबार में 7000 मनसबदारी प्राप्त थी जो किसी अन्य राजपूत राजा को नहीं थी। और मुगलों की बात करें तो मुगलों में ये 7000 मनसबदारी जो थी मिर्जा अजीज कोका को प्राप्त थी। राजस्थान के अंदर अकबर का सबसे विश्वासपात्र राजपूत राजा जो था, 1 नंबर विश्वासपात्र राजपूत राजा जो था मान सिंह था और 2 नंबर विश्वासपात्र राजपूत राजा जो था बीकानेर के राव कल्याणमल का बेटा पृथ्वीराज राठौड़ का भाई राय सिंह, राजपुताने का करण राजेंद्र था। दोस्तों राय सिंह 2 नंबर विश्वासपात्र राजपूत राजा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम पूछा गया हमसे इनका। दोस्तों यदि मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मारवाड़ प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना जो है 1934 ईस्वी के अंदर हुई थी, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है ये हुई थी 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अधीनस्थ चयन बोर्ड जो है मेवाड़ प्रजामंडल की ये डेट जो है 24 अप्रैल 1938 काफ़ी बार पूछ चुका है एग्जाम के अंदर, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 के अंदर स्थापित किया गया था। इस प्रकार से इनका कालानुक्रम देखें तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल। उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय जो है श्री माणिकलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी को जाता है। इनके प्रयासों से 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, संस्थापक माणिकलाल वर्मा और उपाध्यक्ष जो था बुरीलाल ब्याह था। दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल को देखें तो 1934 में जयनारायण व्यास, आनंदमल सुराणा आदि ने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से जोधपुर में जोधपुर प्रजामंडल का गठन किया था और इसका अध्यक्ष बना था भंवरलाल सर्राफ बना था। दोस्तों आप देखिए बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दुलजी भाई भावसर, मणिशंकर नागर द्वारा 27 मई 1945 को स्थापित किया गया था। अभी सीटी एग्जाम के अंदर पूछा गया कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध जो दोस्तों वो बांसवाड़ा प्रजामंडल से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है, तो दोस्तों गोकुलभाई भट्ट जो है हाथलगांव के अंदर जन्मे सिरोही के, इनका संबंध जो है सिरोही या यूं के माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है। दोस्तों यदि हम सिरोही के विलय की कहानी देखें और इसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं देखें तो प्रश्न क्या क्या देखिएगा दोस्तों। सिरोही का शासन जो है भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को बम्बई सरकार को सौंपा था। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग ग्रुप ए के पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। जैसे ही बम्बई को सौंपा गया तो यहाँ पर आंदोलन होने की वजह से जनता को शांत करने के लिए 26 जनवरी 1950 को यानी एकीकरण के छठे चरण के अंदर सिरोही के 2 भाग किए गए और 2 भाग करके आबू एवं देलवाड़ा बम्बई राज्य में और शेष राज्य जो था, शेष सिरोही का राज्य जो था वो राजस्थान को दिया गया। और इसके बाद में दोस्तों व्यापक आंदोलन में गोकुलभाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ने भाग लिया, इनका नाम ज़्यादा आता है। और गोकुलभाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया। बाद में भारत सरकार ने जो निर्णय लिया था बम्बई प्रांत को सौंपने का, इस पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया तो आंदोलन शांत हुआ था। इसके बाद एकीकरण के 7वें चरण में यानी 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू और देलवाड़ा क्षेत्र जो था वो उसके सहित संपूर्ण सिरोही जो था वो राजस्थान में शामिल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है कि सिरोही का राजस्थान में विलय 2 सोपानों के अंदर हुआ था, छठे चरण के अंदर और 7वें चरण के अंदर हुआ था। ग्रेड सेकंड 2013 के पेपर के अंदर पूछा गया कि सिरोही का राजस्थान में विलय कितने सोपानों में हुआ, तो 2 सोपानों के अंदर हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न काफी इजी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? दोस्तों राइट आंसर है महाराणा राज सिंह, इसका राइट आंसर है। ध्यान दीजिए, मेवाड़ के राजा राज सिंह ने अजीत सिंह की सहायता की थी और राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा सहित 12 गांवों का पट्टा देकर वहां का जागीरदार बनाया था। राज सिंह ने औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण प्रदान की थी। इससे मारवाड़ और मेवाड़ दोनों रियासतों के संबंधों में प्रगाढ़ता आई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी है, 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने हरिजन यात्रा जो थी दोस्तों वो आरंभ की थी। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने अस्पृश्यता छुआछूत के निवारण के लिए 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 से लगभग 9 माह जो है 20 किलोमीटर लंबी हरिजन यात्रा मार्च वर्धा से शुरू किया था ये। और गांधी जी ने इस समय कहा था कि क्या कोई ये प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का विभिन्न अंग है? ये स्टेटमेंट गांधी जी के दोस्तों क्या स्टेटमेंट है, क्या कोई यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत जो है हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है? तो ग्रेड सेकंड संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो कला सांस्कृतिक प्रश्न पूछे गए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? दोस्तों लोक देवता कल्लाजी राठौड़ 2 सिर और 4 हाथ वाले देवता जो चित्तौड़ के तीसरे शाक्य में शहीद हुए थे, उस समय मेवाड़ का शासक जो था राणा उदय सिंह था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? राइट आंसर है दोस्तों पैहारी स्वामी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 काफी इजी प्रश्न है, राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित करना है दोस्तों। एक साइड में हमें स्थिति दी गई है, प्रदेश दिए गए हैं और एक साइड में ग्रामीण पर्यटन स्थल दिए गए हैं। यदि हम देखें मेवाड़ के अंदर तो दोस्तों हल्दी घाटी मैनाल ये पर्यटन स्थल जो है मेवाड़ के अंदर है। यदि हम हाड़ौती की बात करें तो रामेश्वर महादेव सीताबाड़ी पर्यटन स्थल हाड़ौती के अंदर है। यदि हम मारवाड़ की बात करें दोस्तों तो मारवाड़ में औंसियाँ और किराड़ू ये मारवाड़ के अंदर पर्यटन स्थल है। शेखावाटी की बात करें तो ताल छापर और जीण माता जो ये शेखावाटी के अंदर दोस्तों। इस प्रकार यदि राइट आंसर हम लोग देखें तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असंगत समूह है? शीत महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, मोमासर उत्सव ये इसका राइट आंसर दोस्तों असंगत है,
मोमासर उत्सव शेखावाटी का है दोस्तों। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस संप्रदाय में, काफ़ी बार रिपीट हो चुका प्रश्न अभी हाल ही में, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो राजस्थान के अंदर जसनाती सिद्ध संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह, ये प्रश्न CET एग्जाम 2023 11 फरवरी 2023 के पेपर के अंदर पूछा गया था। कुवल्यमाला नामक ग्रंथ जो है उसमें कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ? राइट आंसर है 18 देशी भाषाओं का उल्लेख हुआ है दोस्तों। ध्यान दीजिए, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के काल में उद्योतन सूर्य ने कुवल्यमाला और जीनसेन सूर्य ने हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा था दोस्तों। उद्योतन सूर्य कृत कुवल्यमाला जो विक्रमी संमत 835 या यूं कहें ईस्वी सन 913 ईस्वी के अंदर लिखा गया, उसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया। इन भाषाओं में मुरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया और मुरु भाषा अपने राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक बात ये भी देख लीजिएगा, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द जो है, इस राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था, जो कि इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक रूप है। यदि विभिन्न भाषाओं की हम बात करें तो देखिए, हाड़ौती, वागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, ये जो जितनी भी भाषाएं, इन भाषाओं का सामूहिक नाम राजस्थानी भाषा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बोल भारमली पुस्तक जो है, ये सत्यप्रकाश जोशी की है। भारमली पर 2 किताबें आप लोगों को याद रख लेनी चाहिए, बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी की है, बागो भारमली लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ये प्रश्न दोस्तों रीट एग्जाम 2021 के अंदर भी पूछा गया था। मेहरानगढ़, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों चिड़िया टूंक पर्वत जो है, चिड़िया टूंक पर्वत पर बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जो थी राव जोधा के द्वारा करणी माता के हाथों से रखवाई गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य जैकलिन कैनेडी ने कहा था। मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि, चिड़िया टूंक दुर्ग, मयूर ध्वज, मयूरगढ़, सूर्यगढ़, कोट कास्तों का किला, नाथों का दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, घाणेराव, रिया, बिन्हाए, जूनिया आदि ठिकाना चित्रकला संबंधित है। ये ठिकाने दोस्तों मारवाड़ स्कूल चित्रकला शैली के हैं। और कला संस्कृति का लास्ट प्रश्न है, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस भाग के आभूषण है? दोस्तों ये पाँव के आभूषण है। तो कला संस्कृति और इतिहास विषय से कुल 22 प्रश्न पूछे गए थे, ये सारे हमने कर लिए। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके दोस्तों को फ़ायदा हो। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।